स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि एटम्स जो हैं वो जितने भी एटम होते हैं आपस में दो या दो से ज्यादा एटम मिल करके एक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। देन सेम टाइप के एलिमेंट्स जो होंगे, यदि सेम टाइप के एलिमेंट्स को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्म लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। देन यदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, दैट इज फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे हमारे, वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि वाटर हमने देखा बना करके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे एलिमेंट थे, दोनों ही एलिमेंट को आपस में हमने कंबाइन किया, देन कंबाइन करके हमने कंपाउंड फॉर्म किया। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जाए उसी में हमने डिस्कस ये भी किया था कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, लेकिन एटम्स भी डिवाइड करके उसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में सर जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड जी ने और चैडविक ने, इन तीनों ही ग्रेट साइंटिस्टों ने बताया। देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स और एटम बनते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनते हैं, वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड आपस में जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके बारे में जो सबसे पहले हमारे लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया इन द ईयर ऑफ 1774 में। इन्होंने बताया कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी एटम होते हैं वो दो तरीके से जुड़ते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन से, जिसमें मास का कॉम्बिनेशन होता है, देन उसके साथ ही साथ उनका कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है। उन दोनों ही चीजों के बारे में उन्होंने बताया, जिसमें हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। बिफोर डाल्टन कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक वाज मोर philosophical, Dalton explained that about atom on the basis of law of chemical combination. That means जो भी डाल्टन जी ने हमें बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया केवल और केवल केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, लेकिन उसे एक्सप्लेन किया गया लेवॉइजर के द्वारा, जो कि तीन टाइप के लॉ में देखेंगे हम, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन के लॉ में, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में, एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में। इन तीनों ही लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन की। बिकॉज हम बात करने जा रहे हैं आपस में केमिकल्स के जुड़ने की, तो केमिकल आपस में जुड़ते कैसे हैं, दैट इज वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्शन कर रहे हैं। सो यदि हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो केमिकल रिएक्शन को आप बोल सकते हैं कि व्हेन टू or more than two reactant form one or more than one product. More than one product is called chemical reaction. स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजों को ध्यान से देखना है, दैट इज एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को। हम केमिकल रिएक्शन कब बोल सकते हैं, जब कभी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसे केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। बेसिकली रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो टर्म होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहां पे एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल बताऊं आपको, तो H2 प्लस O गिव्स दैट H2O। सो यहां पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि दो टाइप के जो हैं वो एलिमेंट आपस में मिले हुए हैं, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज वाटर। सो LHS साइड पे जो भी लिखा होता है दैट इज रिएक्टेंट, और RHS साइड पे जो भी चीजें लिखी हुई है वो हमारा प्रोडक्ट।
क्लियर है स्टूडेंट? सो जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम यदि डिस्कस करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है हमें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके रिएक्टेंट में, दैट मींस यहां पे जो एग्जांपल हमने देखा वाटर का, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में जो भी मास इसके रिएक्टेंट का होगा वो रिएक्टेंट का मास आफ्टर रिएक्शन, दैट मींस जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में इक्वल होना चाहिए। दैट मींस द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बोलता है हमारा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मींस जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसमें किसी भी मास में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। सपोज कीजिए एक रिएक्शन यहां पर हम जैसे H2O का लेते हैं, गिव्स दैट H2O। हाइड्रोजन का मास कितना होता है अपना? 1 होता है, क्लियर है? देन कितने हाइड्रोजन लगे? 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है हमारा, गिव्स दैट वाटर का मास हमारा 18 होता है। सो अब हम यहां पे देखते हैं कि 18 है या नहीं है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 16 और वाटर का 18 होता है। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18 should be equal to 18। That means रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसे कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? मेटल्स बेसिकली 3 टाइप के स्टेट में मिलता है हमें, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर आपको उसी का एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ आप रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, सो ये क्या हो गया? हमारे रिएक्टेंट हो गए, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो चीजें आपस में जुड़ी, और ये सबसे बड़ी चीज LHS साइड लिखे हुए। देन ये क्या होंगे? हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन हमको मिला है, आफ्टर रिएक्शन मिल रहा है तो हमारा प्रोडक्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब इनके मास हम देख रहे हैं कि सेम है या नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास होता है 56। देन अब ये 56 कैसे हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का मास? कैल्शियम का मास होता है देन कैल्शियम का और ऑक्सीजन का दोनों का ही मास आप जोड़ते हो तो क्या बनता है आपका? 56 ग्राम्स का हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का मास होता है। वाटर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि 18 ग्राम होता है उसका मास, और 56 और 18 आप ऐड करते हो तो 74 ग्राम्स होता है। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी जब मास मेजर कर रहे हैं, जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप इसे मेजर करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास भी 74 ग्राम्स होता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट का मास 56 और 18 ऐड करके 74 हो रहा है और प्रोडक्ट भी 74 ग्राम है। दैट मीन्स मास क्या है? कंजर्व है। मास क्या है? कंजर्व, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्ट किया जा रहा है, और रिएक्ट करने के बाद जो मास है वो कितना हो रहा है? 67.25। अब ये रिएक्शन हुआ नहीं, अभी दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मास कितना है? 67.25 ग्राम। अब जब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। अब ये दोनों ही सॉल्यूशन का मास कितना दिख रहा है हमें? 67.25 ग्राम। दैट मींस केमिकल रिएक्शन के बाद भी क्या होते हैं? मास दोनों में सेम है। इसी वजह से यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है? हमारा प्रूव हो रहा है। देन डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रपोर्शन का मतलब होता है उनका रेशियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेशियो क्या है इनका, किस तरीके से इनका रेशियो होता है और कैसे रेशियो में कोई वेरिएशन होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन का कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ जो होता है वो ये बोलता है
कि किसी भी एलिमेंट को यदि आप आपस में कंबाइंड करते हैं तो उसके मास का रेशियो दोनों ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक कंपाउंड देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है अपना 14U, ऑक्सीजन का मास होता है 16U। क्लियर है स्टूडेंट? अब जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में ऐड किया है हमने, तो कितने नाइट्रोजन ऐड हुए हैं? एक सिंगल नाइट्रोजन ऐड हुआ। कितने ऑक्सीजन ऐड हुए? एक सिंगल ऑक्सीजन ऐड हुए। तो जब इन सिंगल चीजों को हमने ऐड किया, दोनों सिंगल एटम्स को, तो क्या इनके मास में कोई चेंजमेंट हुआ? क्या कोई चेंजमेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिकॉज 14 इन रेशियो 16 का रेशियो है। दैट मीन्स जितने एलिमेंट जुड़ेंगे उतना ही उसका मास रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन की जगह 2 नाइट्रोजन हमने जोड़ दिया तो नाइट्रोजन का मास 14U से बदल करके 15 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सिंगल नाइट्रोजन जुड़ा है तो सिंगल नाइट्रोजन का मास 14 और 2 ऑक्सीजन जुड़े। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिए, एक ऑक्सीजन का मास यदि 16 तो 2 का, दोनों को ऐड करोगे आप तो 32। सो यहां पर कितना दिख रहा है अपन को? 32। साथ ही साथ रेशियो में भी अपन ने क्या चेंज दिख रहा है हमको यहां पर कि 1 रेशियो 2 हो गया, मतलब 1 रेशियो 2 दिख रहे हैं, बिकॉज 1 रेशियो अपना नाइट्रोजन का और 2 रेशियो ऑक्सीजन का। सेम यदि नाइट्रोजन का रेशियो चेंज करोगे आप तो नाइट्रोजन का मास चेंज हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, एक सिंगल ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और रेशियो भी 2:1 हो जाएंगे। यदि इनके कंपाउंड में 4 चीजें जुड़ गई, दैट मींस 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, तो दोनों के मास भी डबल हो जाएंगे और रेशियो भी डबल हो जाएंगे। 5 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन से ऐड किया हमने तो उनका रेशियो भी उसी के कंपैरिजन में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएंगे? 2:85 हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? सो यहां पर हम क्या डिस्कस किया हमने? लॉग ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। इसको और भी डिटेल में हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। 2 चीजें जुड़ी हुई, एक हमारा नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का मास 14U और ऑक्सीजन का 16U। इनका रेशियो हम देखेंगे तो 1/1 कैसे हो रहा है? बिकॉज एक ही और नाइट्रोजन है, दोनों को आपस में डिवाइड करोगे आप तो 1:1 आता है। क्लियर है? देन नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जिसको बोला जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को 14 लिया गया लेकिन ऑक्सीजन 32 हो गया, बिकॉज ऑक्सीजन कितना यहां पर 2 है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो 32। दैट्स वाई यहां पर 32 लिया है और दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 2.286 अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू है, जो कि हम उसे 1:2 का फॉर्म मानते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा आपस में डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। और कब बताया? 1774 में। एग्जामिनेशन में डेट पूछा जा सकता है स्टूडेंट, और साइंटिस्ट का नाम भी। तो इस चीज को आपको ध्यान से स्टडी करना है, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप इस चीज को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में किन्होंने बताया और कब बताया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में लुइस प्राउस्ट ने बताया था 1799 में। अब दोनों ही चीजें होती क्या क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा था कि मास जो है ना तो केमिकल रिएक्शन में बढ़ता है ना घटता है। रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट है, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन इसलिए 32 ग्राम से। दोनों को आप ऐड करोगे तो 44 होगा और यहां पर भी आप ऐड करोगे तो 44। दैट मीन्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन और बिफोर केमिकल रिएक्शन जो मास होते हैं वो सेम रहते हैं। प्रपोर्शन की बात करें तो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर द सेम रेशियो। जब भी एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइंड होंगे तो रहेंगे भी कैसे? उनका कंपोजिशन भी होगा वो सेम रेशियो में ही बनेगा। जैसे H2O की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स क्या है उसके? हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल है अपने ऑक्सीजन के। जब इनको आपस में रेशियो में ले लेते हैं अपन तो 16/2 करिए, जब ये करेंगे आप तो 1:8 मिलेगा। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। यहां पर हमने डिस्कस किया हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में।
सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था एटम्स के बारे में कि बेसिकली एटम्स होते क्या हैं। सो हमने डिस्कस किया, अब जाना कि हमारे जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था एटम्स के बारे में। सो सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन नाम के ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटम के बारे में बताया और यह बताया कि कोई भी मैटर जो होता है वो हमारा एटम से मिलकर बना होता है। सो बेसिकली जो एटॉमिक थ्योरी है वो एटॉमिक थ्योरी है क्या हमारी, every matter can existing a smallest particle called atom. That means every matter are formed with the smallest particle is called atom. That means हर matter जो है, every matter can form by smallest particle called matter atoms. That means जितने भी मैटर बने होते हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम बोलते हैं। ये हमारी एटॉमिक थ्योरी कहती है। और ये एटॉमिक थ्योरी आई कब, 1808 में। ईयर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कब आया था, दैट इज 1808 में। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं उनके पोस्टुलेशंस क्या थे, उन्होंने क्या क्या एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो भी एटम होते हैं, हर एलिमेंट के एटम अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग, और ये सबसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं। दैट मीन्स एटम्स क्या होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें आप नेग्लेजिबल आई से देख भी नहीं सकते। क्लियर है स्टूडेंट। देन ऑल द एटम्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। दैट मीन्स अलग अलग टाइप के एलिमेंट होंगे तो उनके अलग अलग टाइप के एटम्स भी होंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें और एक ऑक्सीजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। मतलब यदि ये पेन है और एक पेंसिल ले लूं मैं, तो पेन और पेंसिल में पेंसिल के एटम्स टोटली डिफरेंट होंगे पेन से। क्लियर है। सो अलग अलग टाइप के एलिमेंट में अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। किसी भी तरीके की, देन थर्ड पोस्टुलेशन क्या था, किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो जाए लेकिन एटम अपना नेचर कभी नहीं बदलता। दैट मीन्स यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन अपना नेचर कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही नाइट्रोजन अपना नेचर छोड़ेगा। दैट मीन्स कभी भी एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मिलने के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म ले ले, या ऑक्सीजन के एटम का फॉर्म ले ले, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का फॉर्म ले ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, ये भी बताया जॉन डाल्टन जी ने। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं जो कि NO है, हमारा एक कंपाउंड है। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड बनाया जा सकता है। क्या हो यदि सेम टाइप के एलिमेंट मिल जाए, हमने अभी भी डिस्कस किया था, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो O2 बनाएंगे जो कि हमारा एक मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है स्टूडेंट। दो सेम टाइप के एलिमेंट मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एटम्स के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करें। सो बेसिकली एटम होता क्या, जो कि यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इट कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। दैट मीन्स कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। जैसे मैंने वाटर की ही बात की थी आपसे, वाटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा स्टूडेंट वो क्या होगा आपका, एटम होगा। क्लियर है। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारा एटम कहलाता है। अब एटम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहला, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। देन ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल कॉल एटम। जितने भी एलिमेंट है, हमारे पास कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था 118, और ये सभी एलिमेंट जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज। एटम्स काफी स्मॉल होते हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। देन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर। एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं,
बट एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन फिर भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। यदि एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे तो कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे हम हीलियम की बात करें यदि, तो हीलियम का कोई भी एटम पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स, इसीलिए हीलियम भी क्या होता है, एक इनर्ट गैस में आता है, और हीलियम कभी रिएक्शन नहीं करता किसी से। सो किसी भी चीज की यदि केमिकल रिएक्शन करानी है या किसी एटम की केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन करानी है, तो कंपलसरी है कि उनके एटम्स को भी रिएक्ट करना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं कर सकते। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम, दैट मीन्स जितने भी मैटर से बने हुए पदार्थ होंगे, दैट मीन जितने भी पदार्थ होंगे उन सब की नेचर किस पे डिपेंड करेगी, उनके एटम्स पे। जैसे यदि कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा कार्बन पर भी और ऑक्सीजन पर भी, कि दोनों का नेचर क्या है। इन दोनों के नेचर से ही नया कंपाउंड जो बना है उस कंपाउंड का नेचर डिसाइड होगा। दैट मीन्स किसी भी कंपाउंड का नेचर डिसाइड कौन करता है, उसके एटम्स करते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। एटम्स क्या होते हैं, किसी भी चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपस में जुड़ करके एक मैटर प्रिपेयर करते हैं, एलिमेंट प्रिपेयर करते हैं, कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, 2 नंबर के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में आपको यहां पर कि मैटर्स में क्या क्या चीजें प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी यदि आपको ये समटाइम आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सो काफी डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस। एटम्स के साइज को उसके रेडियस से बताया जा सकता है, जिसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, जिसे हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, जिसे हम पीएम से डिनोट करते हैं, पिकोमीटर से मेजर किया जाता है। इन एंशिएंट टाइम एटम वाज कंसिडर्ड एज द इंडिविजुअल। पहले के समय में एटम्स को इंडिविजुअल माना जाता था। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि उसे तोड़ा ना जा सके। क्लियर है स्टूडेंट। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और चैडविक, जिन्होंने ये बताया कि एटम्स को तोड़ करके 3 पार्ट बनाए जा सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन डिसएडवांटेजेस हैं कुछ उसके। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहला, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो डाल्टन जी ने हमें यह बोला था कि एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या निकले कि नहीं, एटम इंडिविजुअल नहीं होते बल्कि उसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के फॉर्म में। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। कहां रहते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में। Then atoms of the same element can have the slightly different mass। मतलब यदि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में यदि 10 एटम्स हैं तो ये 10 एटम्स ऐसा जरूरी नहीं कि सेम मास के होंगे। हर एटम का मास अलग अलग हो सकता है। मतलब किसी का मास सपोज कीजिए 2m है, 2mu है, किसी का 3mu है, तो ऐसे करके चेंज हो सकते हैं। हर एटम सेम मास का कभी नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 10 एटम है तो 10 एटम एक ही इक्वल मास के, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का मास 10 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, ऐसे चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है हमारा? 12। कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, लेकिन यहीं पर कार्बन और भी देखे जाते हैं जिनका मास किसी का 13 और किसी का 14 भी होता है, जिसे हम आइसोटॉप्स बोलते हैं स्टूडेंट। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोटॉप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होगा, लेकिन मास, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन मास डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे यहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यहां पर भी 6 ही होता है, और यहां पर भी 6 ही होते हैं। दैट मीन्स तीनों ही केस में क्या होते हैं? एटॉमिक मास उसके 6 रहते हैं, लेकिन सॉरी एटॉमिक नंबर 6 रहते हैं, लेकिन मास जो है वो 12, 13 एंड 14। दैट मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाएंगे। इसी तरीके से आइसोबार भी होते हैं। आइसोबार में क्या होगा स्टूडेंट्स आपके, कि जो मास होगा वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। यहां पे देखिए कैल्शियम लिया है और ऑर्गन है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है अपना 18, कैल्शियम का होता है 20, लेकिन दोनों के ही मास 40-40 होते हैं। सो यदि मास सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो आइसोबार्स कहलाते हैं। आइसोबार नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे
लेकिन मास कैसे होंगे, अलग अलग। 14 दिख रहा है यहाँ 12 और यहाँ 13। ये बेसिकली कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के।